हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। क्विक कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जो यूपीएससी 2026 प्रीलिम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ इकोनॉमी हमारी कैसी है, क्या हाल है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे जो जीडीपी की ग्रोथ के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। अभी आईएमएफ ने, आपको पता है माहौल भी खराब हो गया थोड़ा सा वेस्ट एशिया के अंदर। आईएमएफ ने अराउंड 6.5% जो है प्रोडक्ट किया है इसको। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो डिमांड कि भाई हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर जो है ग्रोथ है, उसके अंदर डिमांड किस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अब रेस्टोरेंट में आपने देखा कि भाई बहुत सी चेयर भरी हुई है, ठीक है, लोग बड़े आए हुए हैं, तो आपने वहां से अंदाजा लगाया कि ठीक है यार ये तो रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है। ये आपने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा डिमांड बहुत ज्यादा हाई है तो डिमांड के बेस के ऊपर दे दिया। दूसरा आपने क्या किया कि यहाँ पे उसके किचन में घुस गए, वहां पे देखा कि है ना बहुत से शेफ लगे हुए हैं खाना बनाने हुए, ऑर्डर आ रहे हैं धड़ाधड़, तो आपने देखा कि भाई सप्लाई के हिसाब से भी जो है यहाँ पे मामला काफी ज्यादा फास्ट है, बिकॉज अदरवाइज कोई अगर डिमांड ही ना होती तो वो क्यों इतना खाना बनाते। सो इट मीन्स कि आप दोनों तरह से जो है उसकी ग्रोथ को जज कर सकते हो। इंडिया की ग्रोथ को जज करने के लिए क्या है, एक तो लोगों की डिमांड कितनी, मैं क्या मेरी डिमांड कैसी होगी, है ना, मेरे पास पैसा होगा तो डिमांड होगी। सो इट मीन्स कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूं तो ये मेरी डिमांड होगी। अब गवर्नमेंट भी कितना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट की डिमांड होगी। इसके अलावा मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, वो होगी। देन एक्सपोर्ट, फॉरेन कंट्री के अंदर भी डिमांड है हमारी, तो उसके हिसाब से हम डिमांड साइड को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलो कुछ क्विक पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर साइड, डिमांड साइड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट मींस के लोगों की डिमांड बहुत है, तो इंडिया डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। फॉरेन कंट्री के भी जो बहुत सी कंपनियां वो इंडिया में आना चाहती है बिकॉज लोगों की डिमांड बहुत है, तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे काम चलेगा। आप भी कहीं शॉप खोलोगे तो वहीं पे खोलोगे ना जहाँ पे डिमांड है लोगों की, है ना। तो इसी तरह से जो है इंडिया की डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। अब आप देखोगे सबसे ज्यादा इसमें है, दूसरे नंबर पे जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है, देन एक्सपोर्ट, फॉरेन डिमांड है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यानी कि डिमांड। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को है क्या, है ना, ये इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। पहला है कि रेजिडेंट हाउस होल्ड, ठीक है, ये कितना खर्चा कर रहे हैं। इसके साथ नॉन प्रॉफिट और इंस्टीट्यूशंस जैसे एनजीओ हो गए, चैरिटीज होगी, ये भी तो खाना खिलाते हैं लोगों को, है ना, ये भी तो खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे रेजिडेंट हाउस होल्ड जो है उनका, मान लीजिए आप इंडिया में है तो यहाँ पे आपने कितना खर्चा किया, आप फॉरेन चले गए तो वहां पे कितना खर्चा किया, ठीक है, ये ऐड होगा। अब मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, बाहर का है, फॉरेन वाला इंडिया में कितना खर्चा किया तो वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम इसको लेंगे। अब मान लीजिए इसमें आएगा क्या, आप खर्चा कैसे करते हो, आप कुछ जो है डे टू डे आइटम्स के ऊपर खर्चा करोगे, कुछ आप इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकते हो, ठीक है, राइट। मान लीजिए आपने हाउस परचेज किया, तो हाउस परचेज किया तो यहां पे काउंट नहीं होगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट में काउंट, ओके। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। डे टू डे के अंदर जो भी आप रेंट देते हो या फिर आपने कुछ खाना खाने के लिए खर्चा करते हो, कपड़ों के लिए खर्चा करते हो, वो सारा इसमें आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे तो आपने सेकंड हैंड गुड लिया, सेकंड हैंड कुछ भी, मान लीजिए कार ले ली, क्या वो काउंट होगी, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो चुकी है, तो यहां पे नहीं। आपने कोई शेयर खरीदे, क्या वो काउंट होंगे, नहीं, बिकॉज वो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है ना, तो वहां पे कुछ आपने ऐसा परचेज नहीं किया, वो सिर्फ ऑनरशिप के ही ट्रांसफर है। तो यहां पे ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी। अब यहां पे आ जाओ थोड़ा सा इसमें, अब यहां पे कुछ और बताया गया है। वो कहता है कि ऐसा नहीं कि भाई अर्बन एरिया के अंदर बहुत सारा पैसा है तो अर्बन एरिया वाले खर्चा कर रहे हैं, भाई रूरल एरिया वाले भी कर रहे हैं, तो डिफरेंट इनकम ग्रुप यहां पे आ रही है। इट मींस के ग्रोथ ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि है ना जो रूरल एरिया वहां पे भी डिमांड है, अर्बन में भी है। अगर आप नाबार्ड की बात करोगे तो वो बताता है कि 79% के आसपास जो है कंजप्शन इंक्रीज हुई है रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। सो इट मीन अब यहाँ पे जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा नहीं है, राइट। इसके अलावा जो है नॉन फार्म इनकम जो है ये भी इंक्रीज हुई है। तो ये कुछ फैक्टर है इसके जो अराउंड। अगर आप गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट खर्चा करती है, ठीक है जी। अगर इसके अंदर अगर हम देखें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सैलरी देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और बहुत तरह के होते हैं। अब इसमें मान लीजिए गवर्नमेंट ने पेंशन दिया, क्या पेंशन के अंदर तो वो कुछ ऐसा है ना, कोई सर्विस या कुछ गुड्स नहीं ले रही, ये तो पेंशन दी थी। अब पेंशन इसमें काउंट नहीं होगी। पेंशन कहां जाएगी, पेंशन जाएगी आपके प्राइवेट कंजप्शन जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। मतलब कि जैसे मान लीजिए मुझे पेंशन मिली तो मैं क्या करूंगा, उस पेंशन का ये सीधा इधर आ जाएगी मेरे पास। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, नॉर्मल डे टू डे करूंगा या इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो बात की बात है, तो वो यहां पे काउंट होगी, ठीक है, क्योंकि उसको जो है वो जस्ट एक ट्रांसफर है, पेमेंट ट्रांसफर है, इसीलिए जो है इसको नहीं काउंट किया जाता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, एक पॉइंट ये हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट की बात की तरफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना बेनिफिट है, बिकॉज रिटर्न भी आता है ना, रिटर्न आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग अभी इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो अच्छी बात है, राइट। अराउंड स्टेडी स्टेट के ऊपर है, 30% के आसपास अभी चल रही है, ठीक है जी, ओके।
इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करें तो उसके अंदर भी थोड़ा सा हाई यहाँ पे देखने को, कोविड के साथ बेसिकली सर्वे ने काफी ज्यादा कंपेयर किया है, कोविड उसके बाद जो है इसमें एक्सेलरेट हो रही है। ओके, अब यूपीएससी क्या करता है कि वो स्टेटमेंट दे देगा, वो कहेगा कि कोविड के बाद जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो डिप हुई है ना, इस तरह से आपको जो स्टेटमेंट दे दी, तो आपको बस ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डेफिनेशन के ऊपर के इसके अंदर क्या क्या काउंट होगा, है ना, तो वो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर जो है क्या काउंट होगा, तो वहां पे कुछ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको पिक करना है, तो वो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने वो सारे आपको बता दिए जो आपको ध्यान रखने हैं। चलो अब यहां पे बात करते हैं कि जो यहां पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर ग्रोथ आई है, क्या कारण है, एक तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर भी किया है और प्राइवेट भी जो है वो भी रिवाइव हो रही है, तो ये अच्छी बात है, दोनों अच्छी बात है ना। ओके, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर देखें, सर्विस, हमारी सर्विस की बहुत ज्यादा डिमांड है और यही हमें बचा के रखा हुआ है। मर्चेंडाइज के अंदर आप देखोगे तो हमारा डेफिसिट ही है, लेकिन इसके अंदर सरप्लस है, इसीलिए इसने, और रिमिटेंस है ना, तो जहां पे हमें बचा के रखा गया, आने वाले इसी वीडियो के अंदर आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको। अब ये वाली बात हो गई है ना स्टार्टिंग के अंदर, अब यहां पे आ जाओ, प्रोडक्शन की साइड पे भी चलते हैं हम। यहां पे हमारे पास क्या है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सर्विस है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया ऑर्डर के ऊपर, बताओ भाई। चलो ऑर्डर के ऊपर देखते हैं, यहां पे देखोगे तो सर्विस जो है मोर देन 50%, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रही है, और इंडस्ट्री है 25 के आसपास है, एंड देन एग्रीकल्चर 15 के आसपास है। अब यहां पे आप देखोगे फर्दर, अगर आप सर्विसेज के अंदर चले जाओगे, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट सबसे ज्यादा, ट्रेड, होटल्स उसके बाद, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद। इंडस्ट्री में देखोगे मैन्युफैक्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर यूटिलिटी, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑर्डर आ गया तो काम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एग्रीकल्चर को देख लेते हैं, पहले वन बाय वन देखते हैं तीनों में इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे, कि भाई इसमें ना कुछ अच्छे फैक्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्रीकल्चर एंड लीड सेक्टर की अगर हम बात करें, लाइफ स्टॉक, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी वगैरह, तो काफी अच्छी ग्रोथ है। देखो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, अब आ गया, वो स्टेटमेंट डाल देगा, समझ आ गया। दूसरी बात, अगर आप देखोगे लाइव स्टॉक के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है, फिशिंग के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है, ये दो हैं जो मेन प्रोमिनेंट यहां पे निकल के आए हैं, ये आपको देखना। इसके अलावा वर्कफोर्स जो है सबसे ज्यादा 46% कंट्री में है। इसके बाद किसका नंबर आता है, एमएसएमई का। अगर आप यहां पे देखोगे हॉर्टिकल्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस वगैरह, इसके अंदर आप देखो हाई वैल्यू क्रॉप इनको बोलते हैं। क्रॉप से ज्यादा, फूड क्रॉप से अगर हम देखें, यहां पे देखो फूड ग्रेन जो है उसकी प्रोडक्शन और इसकी प्रोडक्शन देखो, तो ये हाई है, यहां पे भी आप देख पाओगे हॉर्टिकल्चर, ये जो है ना, तो ये इसको हाई है एज कंपेयर टू फूड ग्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। इट मींस कि जो लोग हैं वो हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ओके, क्विक फैक्ट देखो, अनियन के अंदर इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्राई अनियन, पहली बात होगी। वेजिटेबल, फ्रूट, पोटैटो में हमारा क्या रैंक है, सेकंड। इसके अलावा यील्ड की बात करो, अभी भी जो हमारी यील्ड है उसके अंदर हम पीछे, ठीक है, ग्लोबल एवरेज से पीछे। इट मींस कि हम जो इतनी जगह लेते हैं सेम प्रोडक्शन के लिए, कोई और कंट्री, चाइना वगैरह कम जगह लेते हैं, राइट, तो इट मींस के कम लैंड के ऊपर ज्यादा वो जो है यील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये उनको बेनिफिट भी है। हमारे अंदर क्या रीजन है, इकोनॉमिक सर्वे बोला एल नीनो आ गया, लो प्रोडक्शन, ला नीना हाई प्रोडक्शन, तो पुअर इनपुट, मैकेनाइजेशन इतना नहीं है, तो आपको पता बिल भी आए थे, लेकिन किसानों ने बोला नहीं। तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े है ना लैंड के पार्सल होते हैं, जैसे यूएस वगैरह के अंदर, तो मैकेनाइजेशन काफी ज्यादा है, तो वहां पे ओवरऑल जो है यील्ड का बढ़ सकती है, बट यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी। ओके, फिर भी इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि मध्य प्रदेश और गुजरात के एग्जांपल से सीखो। मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर ब्लैक सॉइल है, ठीक है, इनके अंदर हाई यील्ड क्यों है ना, एज कम्पेयर टू बाकी एरिया। मॉइस्चर रिटेंशन है, तो ये बढ़िया है। क्रॉप रोटेशन के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। हम क्या करते हैं, एक ही टाइप की क्रॉप लगा दी, वो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट लेती रहती है ना। अब यहां पे आ जाओ गुजरात के बारे में। गुजरात सेमी एरिड क्लाइमेट है, तो यहां पे पल्स वैरायटी को जो है बेनिफिट मिलता है। हाई सीड रिप्लेसमेंट है, मतलब आप हर साल कितने नए परसेंटेज ऑफ सीड जो है, कितने सर्टिफाइड सीड यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि जितने करोगे उतना ही बेटर जो है यील्ड यहां पे निकल के आएगी। देन स्ट्रॉन्ग सीड इकोसिस्टम भी है, इनके कोऑपरेटिव्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो सप्लाई करता है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा स्टेट लेवल के ऊपर कुछ इनोवेशन है, यहां पे सीधा क्वेश्चन आ जाता है, वो स्टेट का ऐसे देगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन हो गए, बताओ कौन से स्टेट का है। रीसर्वे प्रोजेक्ट नॉट मच इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना बिहार के अंदर जो वाटर लॉक्ड लो लैंड एरिया है उनको यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं।
इसके अलावा जो सौदा पत्रक इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश का, एमएसपी बेस्ड परचेजेस, ठीक है। देन रितु भरोसा केंद्रास है, कहां पे खोले, आंध्र प्रदेश। सेल दे प्रोड्यूस के फार्मर जो है फेयर प्राइस के ऊपर अपनी प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स प्लेटफॉर्म है कर्नाटका का, सेंट्रलाइज डेटाबेस है फार्मर के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको एफिशिएंटली डिलीवर किया जा सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको ये वाला पता होना चाहिए। एक, दूसरा आपको 2, 3, ठीक है, 3 तो ये आना चाहिए, इससे बेनिफिट हो सकता है। चलो, इरिगेशन के बारे में क्या बोला, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एज अ शेयर ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हैज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी भी देखोगे परसेंटेज 41% से लेके अप्रोक्सीमेटली 55% तक आया ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। जैसे मान लीजिए एक आपके पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, आपने एक क्रॉप को ग्रो किया, उसके बाद जो है ना 6 महीने बाद फिर दूसरी को ग्रो किया, तो आप 1 एकड़ लैंड थी, उसके ऊपर 2 बार आपने जो है क्रॉप को ग्रो किया। इट मींस के साल के अंदर आपने 2 बार किया तो ये डबल काउंट होगी। सिमिलरली इरिगेटेड एरिया भी ये डबल काउंट होगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप देखोगे हमारे देश में इंटर स्टेट और इंटर क्रॉप डिस्पैरिटीज है इरिगेशन के लिए। राइस के लिए 67%, आपको बताया कि 3000 लीटर 1 kg राइस के लिए जो है हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली इतना ज्यादा। अब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो समझ लो 3000 भी एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। वर्चुअल वाटर इसको बोलते हैं। एनपीके रेशियो क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइडियल क्या होना चाहिए, 4:1, ओके। अब देखो 2009-10 की मैं आपको बताता हूं, 4:3.2:1 ऑलमोस्ट ठीक है, वैसी है, 4:1 है, ये 4:3:1 है, ऐसा मान लो, ठीक है। 2009-10 से देखो कितना खराब कर दिया हमने। 19-20 के अंदर ये वाली जो 4 है, जो नाइट्रोजन है, ये बढ़ के 7 हो गई। 23-24 के अंदर ये 10 चली गई। तो यहां पे नाइट्रोजन बहुत बढ़ती जा रही है। नाइट्रोजन किसमें ज्यादा है, यूरिया। तो यूरिया के अंदर क्या है, सब्सिडी, और ये काफी ज्यादा सस्ता, और इसी के ऊपर फोकस किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बैलेंस वर्स हो रहा है, राइट। अब यहां पे आ जाओ आगे, कुछ पीआईबी से फैक्ट ले लेते हैं। ग्लोबल रैंक 1 है किसमें, मिल्क प्रोडक्शन में। ग्लोबल रैंक 2 है किसमें, एग फिश में। ग्लोबल रैंक 4 है मीट के अंदर, ठीक है। अब आपको मे बी 4 नहीं याद करना, आपको ये होना चाहिए कि 1 और 2 किसमें है ना, एटलीस्ट इतना बताना चाहिए। या फिर ऐसा करो कि 1 ये वाले 1 है, बाकी 1 नहीं, तो उस तरह से भी हमें बेनिफिट हो सकता है एग्जाम के अंदर, ओके। इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है, अगर आप देखोगे यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जो हम देख मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है, ठीक है, ये शेयर है। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग का जो नॉमिनल जीडी के हिसाब से अगर आप देखोगे, रियल जीडीपी के हिसाब से तो ठीक है, नॉमिनल जब इन्फ्लेशन आती है बीच में तब ये डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम देखें रियल कांस्टेंट प्राइस टर्म में मैन्युफैक्चरिंग हैज रिमेन्ड स्टेडी, उस रियल टर्म में तो वो स्टेडी है, लेकिन जैसे ही हम नॉमिनल टर्म में लेते हैं जहां पे इन्फ्लेशन आ जाती है तो वो डिक्रीज कर रहा है। अब ऐसा क्यों, देखो प्राइस इफेक्ट है इसमें। अब यहां पे देखो जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर रहा हूं, ये बेसिकली क्या होता है, जनरल प्राइस ट्रेंड कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस कैसा बढ़ रहा है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अब यहां पे देखो एग्रीकल्चर का डिफ्लेटर कितना है, सबसे हाई। इट मींस कि एग्रीकल्चर का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा राइज हुआ है। अब हम अंदाजा लगाते हैं, लेट्स से, ठीक है, सपोज करो कि एग्रीकल्चर के हमने 20 प्रोडक्ट कुछ बनाए, ठीक है, प्रोड्यूस किए। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमने 20 किए, लेट्स से सपोज करो इनका प्राइस भी इक्वल है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू 10 रुपए, तो ये 200 है अराउंड, इसको भी 10 कर दो, ये भी 200 है। अब क्या हुआ कि अब 10 रुपए थी वैल्यू, एग्रीकल्चर की वैल्यू बहुत बढ़ गई, लेट्स से कि 200 से 20 रुपए ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये कितना हो गया, यहां पे अगर 10 सॉरी ये 20 प्रोडक्ट ही है, मान लीजिए अभी भी प्रोड्यूस कर रहे, प्राइस जो है 10 से 20 हो गया, 400 हो गया। अब इसका जो है 10 है, लेट्स से कि 12 ही हुआ, तो जब 20 × 12 240। अब आप रियल टर्म में देखोगे तो यहां पे हमने प्राइस इन्फ्लेशन नहीं ली, तो रियल टर्म में तो ऑलमोस्ट आपको लग रहा है सही है। जब आप नॉमिनल लेते हो तो यहां पे जो है देख रहे हो कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसका शेयर कम हो गया, ठीक है, उस परसेंटेज वाइज। सो यहां पे मीनिंग ये है कि एग्रीकल्चर का प्राइस फास्ट रेज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का स्लो रेज हुआ है। इसीलिए आपको यहां पे ये दिख रहा है कि जब आप नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देख रहे हो तो ये जो है शेयर कम हो रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। स्लीपी क्लासेस के सारे कोर्सेज के ऊपर दोस्तों डिस्काउंट है। यहां पे अगर हम बात करें रैपिड रिवीजन, अगर आपको लग रहा है कि मुझे रिवाइज करना है तो ये चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम क्रैश कोर्स ऑलरेडी है, यहां पे कोई इंडिविजुअल क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। अगर आप साइंस एंड टेक मेरे से पढ़ने, साइंस एंड टेक पढ़ सकते हो। एपिक बैच, यहां पे क्या है कि आपके करंट अफेयर है तो इसको कर लो।
इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट पे विजिट करो, बड़ा आसान है, वहां पे सामने आपको मिल जाएंगे। ओके, अब यहां पे आ जाओ थोड़ा सा दूसरा रीजन। ठीक है, चलो पहला तो हमने डिफलेटर वाला एंगल देख लिया। सर्विसेज वो ईजियर, ठीक है, लेस रेगुलेशन है सर्विसेज के अंदर। क्या होता है कि आपके कंप्लायंस कम है, फास्ट है, आपने सेटअप किया, क्योंकि सारा जो है उसमें लेबर कम है ना। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको सारा जो लैंड इशू, लेबर, ये सारा बर्डन काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आईटी, फाइनेंस, स्टार्टअप वगैरह इसको प्रेफर कर रहे हैं रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग। आगे चलें तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी है कि रॉ मटेरियल इंडिया में आ रहा है तो उसके ऊपर ड्यूटी ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए ड्यूटी ज्यादा है तो हम उसको यहाँ पे भी बनाते हैं तो अगेन कुछ वहां पे कॉस्ट बढ़ेगी, वो हमें महंगा पड़ रहा है। अगर हम फुली फर्निश्ड मटेरियल अंतर इंडिया में आ रहा है उस पर हमें कम पड़ रहा है तो हम सीधा उसको बाय करेंगे, हम क्यों बनाएं, रॉ मटेरियल क्यों लें, ये एक मेजर दिक्कत है। देन इंटरमीडिएट इनपुट भी बहुत ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, हर एक एंगल के ऊपर आपने को बहुत से प्रोडक्ट डाल के लास्ट में जो है बनाना पड़ता है, सर्विस के अंदर बहुत कम है, इसीलिए जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर को एक चैलेंज आ रहा है। अब आ जाओ क्विक फैक्ट के अंदर। सीमेंट में हमारा रैंक कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट, ये भी इकोनॉमिक सर्वे दिया। स्टील के अंदर सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। कोल के अंदर वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ऑटोमोबाइल के अंदर लार्जेस्ट मार्केट है 2 व्हीलर 3 व्हीलर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। फार्मास्यूटिकल के अंदर थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, ये आपको देखना है। एंड 11th ग्लोबली एक्सपोर्ट के हिसाब से ये इकोनॉमिक सर्वे ने दिए हुए हैं, और ऐसी ही चीजें वहां पे आ जाती हैं तो हम वहां पे फंस जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। टेक्सटाइल का भी देख लो भाई, टेक्सटाइल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2% ऑफ जीडीपी, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहां पे देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कल्टीवेटर कॉटन बाय एकर्स है ना, लैंड के हिसाब से। अब यहां पे देखोगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम जूट के, एज वेल एज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्क के और कॉटन, ये आपको ध्यान रखना है। देन एमएसएमई की बात है, जो एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन क्या है, अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास है मैन्युफैक्चरिंग का, 48% है एक्सपोर्ट का, 31% है जीडीपी। अगर आप देखोगे सेकंड लार्जेस्ट है एग्रीकल्चर के बाद, मैंने आपको बताया था कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है। ओके, R&D के ऊपर देख लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको पता है कि भाई चाइना, यूएसए काफी ज्यादा आगे है, इसीलिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं, दुनिया के अंदर बेचते हैं, पैसा बनता है ना। इंडिया के अंदर देखो कितनी कंट्रीब्यूशन, 0.64% R&D। यूएस, चाइना, इजराइल 2.5 to 5% है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। अब हम क्या है, हम वैली ऑफ डेथ के अंदर फंस रहे हैं। वैली ऑफ डेथ, ये इकोनॉमिक सर्वे ने जो है टर्म यूज की है। वैली ऑफ डेथ क्या है, चलो अब देखो, एक टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल होता है, TRL बोलते हैं इसको, नासा ने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है स्टार्टिंग अर्ली स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज के अंदर क्या होता है, आप बेसिक रिसर्च करते हो, क्या क्या हो सकता है, किस तरह से। उसके बाद जो है अर्ली रिसर्च स्टेज के बाद आप कहां पे जाते हो, आप जाते हो बीच में जहां पे आप प्रोटोटाइप को टेस्ट करोगे, ठीक है। आपने कोई उसका मॉडल बना लिया, उसको एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में या लैब में बोल दो, लैब टेस्टिंग चलती है, ठीक है। जब लैब टेस्टिंग होगी उसके बाद जो है फिर आप जाते हो मार्केट के अंदर लॉन्च करना। तो 1 to 3 के अंदर अर्ली, ठीक है, एंड 4 to 6 के अंदर क्या है, मिडिल लेवल, जहां पे हमें क्या करना है, प्रोटोटाइप। अब यहां पे इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि भाई ये हम रिसर्च करने में बड़े तेज हैं, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद जब सेकंड स्टेज आती है, यहां पे हम बैठ जाते हैं। ये स्टेज को उसने बोला है वैली ऑफ डेथ, जहां पे क्या करना होता है, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, पायलट प्रोजेक्ट। जब ये स्टेट में हम फंस गए तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, ये हमारे अंदर दिक्कत है। इसलिए आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटी वगैरह काफी ज्यादा देती है। अब यहां पर सर्विस सेक्टर के अंदर भी कुछ देख लेते हैं क्विकली। सर्विस सेक्टर, इंडिया वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये आपको देख रहा है। अब इसका शेयर भी इंक्रीज हुआ है, हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी। एंड दिस इज लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI, ठीक होगी बात। ओके, अब यहां पे आगे चले जाओ, आगे जाएंगे तो FDI के अंदर अगर हम देखें तो द सर्विस सेक्टर अट्रैक्ट 80% FDI, ठीक है। और इसमें भी सर्विस सेक्टर में कहां पे आ रही है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा आ रही है, प्रोफेशनल सर्विस में दूसरे नंबर पे, फाइनेंस में तीसरे, एनर्जी गैस में चौथे, ट्रेडिंग में 5वें नंबर पे, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक्सपोर्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सर्विसेज है हमारी, ठीक है जी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट के अंदर सर्विस सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं तो AI के ऊपर भी कुछ बोला है। पहली बात है AI के अंदर उसने बोला कि फंडिंग कौन कौन से एरिया में आ रही है, इसका रैंक हमें पता होना चाहिए। दूसरा, उसने बोला है कि AI स्टार्टअप कौन सी स्टेट में है सबसे ज्यादा। अब यहां पे क्या होगा कि आपने अच्छा देखा उसको, आपने बोला चलो ठीक है ये महाराष्ट्र में ज्यादा हो सकते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, देन दिल्ली आता है। ठीक है, इनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, पहली तो पता ही होना चाहिए कर्नाटका है। आप आगे चलते हैं। एआई के अंदर डेटा सेंटर 20% डेटा हम वर्ल्ड का जनरेट करते हैं और जस्ट 3% हमारे पास डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर के अंदर क्या है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर लोड बड़ा पड़ता है और हमारा डेटा बाहर स्टोर हो रहा है, इट मींस अब उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो इंडिया ये कह रहा है कि भाई हमारा डेटा इधर ही स्टोर करो, है ना। तो अभी इंडिया के अंदर डेटा सेंटर जो है अराउंड 3% है। फ्यूचर है, डेटा इज न्यू ऑयल, है ना। तो फिर भाई डेटा तो आपको रखना पड़ेगा संभाल के, राइट। ओके, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है 1 गीगावाट कर देंगे 2030 तक। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी। अब यूपीएससी ने मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, ऑरेंज इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है? ये क्रिएटिव है, जैसे म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, कॉन्सर्ट, ये सारा जो क्रिएटिवनेस है उसको ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं, जो राइज कर रही है। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। देखो ये इसके अंदर बड़ा सिंपल सा चीज है। आपने जैसे आप मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास जो पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, लेट्स से कि आपने एक्सपेंडिचर किया 100 रुपए, लेकिन आपकी जो रेवेन्यू, जो पैसा आपके पास आ रहा है 80 रुपए, तो घाटा कितना हो गया, डेफिसिट कितना हो गया, 20 रुपए। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट रिसीप्ट, है ना। अब बाकी जो घाटा है वो कहां से आप लोगे? ये अमाउंट आप बोरो करोगे, यही फिस्कल डेफिसिट है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे करती है, बोरो करती है अपनी पैसे को अपनी डिमांड मीट करने के लिए, दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। जितना कम होगा उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इट मींस कि हम एक्सपेंडिचर और हमारा जो रिसीप्ट है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है, ये 70 रुपए है। अगर ये बढ़ गया, है ना, बढ़ गया तो लेट से 80 हो गया, 90 हो गया, तो यहां पे टोटल डेफिसिट जो है अपने आप कम हो जाएगा। अब यहां पे आप ये डेटा देखो, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तीनों क्या होते हैं देखेंगे। अब यहां पे देखो ये फिजिकल डेफिसिट भी कम हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट भी, प्राइमरी डेफिसिट भी कम हो रहा है। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। आप खर्चा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मान लीजिए आपने कुछ नॉर्मली, है ना, सैलरी से लेके ये वो सारे काम किए, ये है नॉर्मल खर्चा। अब यहां पे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। दूसरा आपने क्या किया, कोई एसेट क्रिएट कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर दिया, इंफ्रा के ऊपर फोकस कर दिया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों में कौन सा अच्छा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो चलो होता ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपने क्या कर रहे हो, आप एसेट बना रहे हो। जो एसेट है आपको पैसा देगा, वो इधर आ जाएगा, फिर आपके रेवेन्यू रिसीप्ट में आ जाएगा। तो इट मींस कि आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, है ना। जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका भाई पैसा भी खर्चा हमारे पास आएगा, रिटर्न आएगा, तो इट मींस कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बजाय कि हम सीधा ही जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते जाएं। दूसरी बात, टोटल नॉन डेट रिसीप्ट। रिसीप्ट कौन सा है? एक तो हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसीप्ट, दूसरा नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, अब यहां पे कैपिटल रिसीप्ट, जैसे आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, कोई रिकवरी ऑफ लोन कर दिया। रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर क्या आएगा आपका? टैक्स आएगा, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सारी आ जाएंगी। ठीक होगी बात। अब यहां पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो फिजिकल डेफिसिट तो कम हुआ, आप यहां पे देख रहे हो। अब कम हुआ, इट मींस कि क्या हुआ होगा, यहां पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट बढ़ गया। जब आपका रेवेन्यू बढ़ गया तो इट मींस कि आपका फिजिकल डेफिसिट कम हो सकता है। रेवेन्यू के अंदर अगर हम देखें टैक्स इनकम बड़ी, ठीक है, नॉन टैक्स के अंदर भी आरबीआई के पास सरप्लस पड़ा था, उसने भी यहां पे दिया। ठीक है, तो ये बढ़ गई अपनी। अब इसके साथ साथ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये अपना मॉडरेट है, इतना ज्यादा नहीं है। अब यहां पे क्या है, रीजन क्या है? सब्सिडी हमारी कम हुई है, सब्सिडीज कम हुई है। अब क्या गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना बंद कर दी? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली लोग तो बड़े सब्सिडी के अंदर, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको एफिशिएंट बना दिया, लीकेज कम हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल लोड हमारा कम पड़ रहा है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है। अब यहां पे पहले का एक्सपेंडिचर है लेट्स से 100 रुपया, दूसरे का और रिसीप्ट है 80 रुपए, तो इसका डेफिसिट कितना आता है? 20। जो ए है, बी जो है उसके अंदर भी ऐसे ही है, 100 है, -80, 20। अब क्या दोनों इक्वल हैं? आप ऐसे जज नहीं कर सकते। सवाल यह है कि खर्चा आप जो एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर कर रहे हो। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वो यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना कर ही नहीं रही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बढ़ता जा रहा है, ये तो नुकसानदायक। लेकिन अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है फिर वो बढ़िया है। ठीक है, सो अगर मैं देखूं कि मान लीजिए ये पहले वाला जो ए है ना, इसके जो 100 रुपए का खर्चा है,
ठीक है, लेट्स से इसके अंदर जो है इसका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 80 रुपए है और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 रुपए, मतलब इन्वेस्टमेंट इसकी 20 ही है। दूसरा जो है लेट्स से कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 60 है, कैपिटल 40, तो आप कहोगे बी वाला ज्यादा बढ़िया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अब इसी फॉर्मूले को इकोनॉमिक सर्वे ने डिराइव भी किया है। आगे चलो, यहां पे देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट, ये वाला उठा के इधर ले, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर ही है, ये इधर ही पड़ा हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट, प्लस बाकी का इधर लिख दिया। तो आप क्या करो, एक फॉर्मूला यहां पे याद कर लो, उसी से डिराइव करते रहना वहां पे, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है जी, चलो अब 1 बाय 1 भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या यहां पे है। ओके, रिसीप्ट की बात करते हैं। रिसीप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसीप्ट है ना, ये वाला जो मैंने आपको बोला था बड़ा है। टैक्स रेवेन्यू बड़ी बड़ी बात है, हायर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। अब यहां पे देखोगे रेवेन्यू रिसीप्ट जीडीपी के हिसाब से ये भी बड़ी है। ठीक है, प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक लेवल इन्होंने लिया हुआ है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वो भी बड़ी है। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी बड़ी है। और आप देखोगे इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल जो हुई है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है जी, ये आपको देखना है। एंड बायोंसी देखो 1.8, बायोंसी क्या होता है कि परसेंटेज चेंज ऑफ टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी के हिसाब से कितनी है, अगर तो मान लो ये 1 आता है, इट मींस के जीडीपी के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो इट मींस के जीडीपी के हिसाब से ये ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 0.5 आ जाता है इट मींस के जीडीपी के हिसाब से थोड़ा सा कम है। अब यहां पे देखो अब इनकम टैक्स ने डिपार्टमेंट ने क्या किया, नज वाला सिस्टम चलाया, अप्रोच है बेसिकली। पहले क्या होता था कि आपने टैक्स नहीं दिया, आगे घर में है ना दरवाजा खुल गया, लाओ पैसे दो, ये वो रेड पड़ गई। अब क्या कि इन्होंने ये ऐसा नहीं करती है, बार बार रिमाइंडर भेजते हैं कि इसके अंदर ये चेंज करो, तो बंदा भी आगे सामने से कहता कि ठीक है यार कर देते हैं, तो वो उससे कंप्लायंस बढ़ा है। अब यहां पे देखो रेवेन्यू रिसीप्ट इंक्रीज, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन मॉडरेट रही है, कस्टम ड्यूटी भी जो है मॉडरेट है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसका जो एक्साइज ड्यूटी का रीजन क्या है, रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी रेट्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये 2021 में किए गए। इसमें क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, उनके अंदर रिड्यूस किया, जिसकी वजह से यहां पे थोड़ा सा मतलब ठहराव देखने को मिला है। जीएसटी की बात करें, जीएसटी में भी एक अलग तरीके से जो है हमें थोड़ा सा देखने को मिला है। यहां पे देखो जीएसटी के अंदर क्या है, रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, रिकॉर्ड कलेक्शन हुई जीएसटी के अंदर। टैक्स बेस एक्सपेंशन हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो है उन्होंने जैसे रोबस्ट ट्रांजैक्शन हुई है, वॉल्यूम आया है, ई वे बिल बढ़े हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए होता क्या है कि जैसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, यही पूछ लिया यूपीएससी ने, ये क्या होता है, ये होते हैं कि अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डेटा आएगा गवर्नमेंट के लिए, डेटा आएगा फिर हमारे पास, फिर हम एनालाइज करेंगे। नहीं, गवर्नमेंट को क्विकली ई वे बिल, ठीक है, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है कि आप मूवमेंट ऑफ गुड्स जब करते हो तो डिजिटल डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। गवर्नमेंट ने कितने जनरेट हुए उसी से रियल टाइम में पता लग गया। यूपीआई ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, पैसा आया तो लोगों के पास हो रही है, तो वो रियल टाइम इंडिकेटर है। ठीक है, उसी से पता चल जाता है कि भाई जो बाद में रिपोर्ट बनेगी उसमें क्या आ रहा है, राइट। यहां पे लेकिन एक अलग चीज देखने को मिली, पैराडॉक्स है। व्हाई जीएसटी ग्रोथ फील्स स्लो इवन द गवर्नमेंट्स कलेक्शन मनी हैज मनी मोर मनी देन एवर बिफोर, मतलब पैसा इतना इकट्ठा कर लिया लेकिन तब भी जो इसकी जो ग्रोथ है वो हमें इतनी देखने को नहीं मिली। देखो जो जीएसटी है ना वो किसके साथ लिंक है, नॉमिनल जीडी के पास, जीडीपी के साथ। अब नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। तो इट मींस कि अगर इन्फ्लेशन जो है हमारी, ये इन्फ्लेशन ये रीसेंट टाइम में क्या हुई, लो थी, तो अगर ये लो थी तो ग्रोथ के अंदर आपको इतना जंप दिखेगा नहीं। ठीक है, ये है ओके। गवर्नमेंट 2.0 जीएसटी 2.0 लेके जहां पे उन्होंने जो है टू स्ट्रक्चर, टू रेट 18%, 5% एंड 40% डीमेरिट और सिन गुड्स वगैरह उसके अंदर लगा दिया। यहां पे लिस्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे ने दी है, मैंने यहां पे रख दी है, आप इसको देख सकते हो आराम से, जो है नोट्स के अंदर देख लेना इसको। ठीक है, ओके। रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, आरबीआई ने भरभर के पैसा दिया है, आरबीआई के पास प्रॉफिट है, सीपीएसई की परफॉर्मेंस बढ़ी, तो यहां पे भी हमें जो है जंप देखने को मिला। ओके, अब एक्सपेंडिचर की बात है, जो मैंने आपको बताया कि सब्सिडी जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, क्यों, बिकॉज हमने क्या किया है, लीकेज उसको कर्व किया है। बेनिफिशियरी बड़े हैं बट फिर भी लीकेज हमने कम किया, जिसकी वजह से यहां पे मॉडरेट किया गया इसको। जस्ट इन टाइम फंड रिलीज रिफॉर्म गवर्नमेंट लेके, इसमें क्या था, जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए स्टेट को देने फंड, आगे आगे जाके स्कीम्स के अंदर जाते थे फंड, तो वो उधर ही पड़े रहते थे।
है ना, मिडल एक अकाउंट में फिर दूसरे अकाउंट में, तो फंड जब यूटिलाइज होंगे तब होंगे। अब इन्होंने क्या निकाल दिया, इन्होंने बोला कि जब फंड चाहिए उसी टाइम पे रिलीज होंगे, मतलब बीच में अकाउंट में ऐसे नहीं कि पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा, उसी टाइम पे रिलीज होंगे। फंड्स विल बी रिलीज्ड ओनली व्हेन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। अगर आप यहां पर देखोगे दो तरह के हैं, एसएनए स्पर्श, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, देन टीएसए हाइब्रिड मॉडल जो है सेंटर सेक्टर स्कीम के लिए लेके आए। इसके अंदर फंड तभी रिलीज होंगे जस्ट इन टाइम जब आपको जरूरत है। ठीक है जी, ओके। हाँ, यहां पे जस्ट इन टाइम इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन भी यहां पे फ्रेम किया हुआ है, आप वीडियो स्टॉप करके देख भी सकते हैं इसको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर और क्या बात करें, इंटरेस्ट पेमेंट मेजर कंपोनेंट गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ है। जो इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें इसके लोन लिया हुआ है तभी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ी, ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 3% 3.4 तक चला गया प्री पेंडेमिक के हिसाब से अगर हम देखें। इट मीन्स कि हमने पेंडेमिक के टाइम जब था उसकी रिकवरी कर रहे थे, उस टाइम पे लोन लिया जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है और हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये भी अगर आप देखोगे प्री पेंडेमिक के लेवल के ऊपर 1.7 था, अब ये भी बढ़ा है, तो ये तो इसके बढ़िया है। ये मैंने आपको बोला कि एसेट के अंदर जो है बेनिफिट इसमें डेफिनेटली मिलता है। अगर आप देखोगे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब क्या है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जो ग्रांट इन एड है जो स्टेट को दिया है। देखो अगर हम सेंटर का देखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप देखते हो कि ठीक है यार 2.9 के आसपास है, लेकिन अगर हम स्टेट को जो दिया है इन्होंने, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो भी जोड़ दें तो ये जो है 3.9 तक पहुंच जाता है। तो ये अच्छा है, मतलब अगर टोटल करोगे तो बढ़िया है। बट आपको ध्यान रखना है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये क्या होता है, ये टर्म जो है यूपीएससी प्री के अंदर आ सकती है। ओके, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये क्या है, देखो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास आपका 100 रुपए खर्चा है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने 80 रुपए कमाए, तो आपका फिस्कल डेफिसिट क्या है 20। ठीक होगी बात। अब सवाल ये है कि आपने बोला मेरा 20 रुपए जो है मैं उधार लेता हूं हर साल, ठीक है, किसी से पकड़ लिया, ये वो सारा काम कर लिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ये डेफिसिट है जो कर्जा चढ़ रहा है, ठीक है, ये डेफिसिट क्यों आ रहा है, वाई। तो अगर मान लीजिए तुमने हो सकता है कि पहले लोन कोई लिया हो, तुमने लिया, तो किसी भाई ने लिया, फादर ने लिया, लोन लिया, और पता चल रहा है कि इसके अंदर 15 रुपए तो तुम लोन की इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो इफेक्टिवली देखेगा तुम तो इतने बुरे नहीं हो यार क्योंकि तुम तो 5 रुपए का ही डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तुम 5 रुपए का कर रहे हो, 15 रुपए का डेफिसिट तो तुम्हारे जो पहले लोन थे उसी का चुका रहे। तो हम कहेंगे ठीक है करंट ईयर में तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक है, करंट ईयर में 5 रुपए ही है, लेकिन पिछले साल के या उससे पिछले साल के वो 15 रुपए तुम दे रहे हो। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि मेरा फिस्कल डेफिसिट इतना है, ठीक है। अब हमने ये जानना है कि गवर्नमेंट पहले लोन चुका रही है इसलिए अभी भी फिस्कल डेफिसिट है, या गवर्नमेंट करंट ईयर के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो यहां पे मैंने बोला इंटरेस्ट पेमेंट 15 रुपए कर रहा है, तो हमने 15 रुपए माइनस कर दो, ये फिस्कल डेफिसिट में 20 रुपए है, इसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट जो है इसके पास्ट के लोन की वो माइनस कर दो, तो करंट लेवल का आपको आ जाएगा, करंट का इतना डेफिसिट इतना यहाँ पे है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दें तो हमारे पास बचता है प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट बताता है कि करंट ईयर में आपका क्या लेखा जोखा है। ठीक है, तो पुराने साल के आप निकाल दो, तो ये है उस करंट ईयर को परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। ठीक है, ओके। तो इट मींस के प्राइमरी डेफिसिट क्या बता देगा कि करंट ईयर के लिए आपको कितना बोरो करना पड़ेगा, है ना, यही बता देगा। ओके, स्टेट की परफॉर्मेंस देख लो, फिस्कल डेफिसिट स्टेट का अराउंड 2.8%। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो सेंटर ना 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करती है स्टेट को। अब यहां पे 2.8 से जो है पास 3 के अंदर 3.2% चला गया, जो सेंटर देती है उसको अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो फिर कितना बचता है, 2.8 की रेंज में आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो फिर जो फाइनेंस कमीशन है 15, उसने क्या बोला था 3% होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे अगर सेंटर वाले निकाल दो तो आप बोलोगे कि ठीक है यार 3% से नीचे 2.8 तक आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे एक तो है कि भाई आप कितना पैसा ले उठा सकते हो, बोरो लिमिट क्या है आपकी 3% जो स्टेट का अपना जीडीपी है। ठीक है, उसके बाद 0.5% जो है आप और एडिशनल उठा सकते हो।
पावर सेक्टर के लिए, लेकिन उसमें आपको कंडीशन है कि पावर सेक्टर को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पेंशन कंट्रीब्यूट करते हो उसके हिसाब से उतना इक्विवेलेंट आप और ले सकते हो। तो ये कुछ लिमिट्स हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ओके, रेपो रेट की बात करते हैं। चलो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने यहां पे अभी क्या बोला है, रेपो रेट जो है अगर हम देखें तो रिसेंट टाइम में अभी आरबीआई की जो मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने बोला उतना ही रहेगा। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे दिसंबर 2025 से 5.25% है और इतना ही है। ठीक है, अभी भी रिसेंटली चेंज नहीं किया। अभी क्यों नहीं चेंज किया? रीजन क्या है कि अभी उन्होंने बोला कि एक तो वेस्ट एशिया के अंदर माहौल खराब है। अब वेस्ट एशिया के अंदर माहौल खराब है तो ऑयल जो है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, पता चले कि भाई इन्फ्लेशन हमने ऐसे बढ़ा ली, हमने रेपो रेट भी कम कर दिया। ठीक है, रेपो रेट बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई कितना पैसा दे रही। ठीक है, आरबीआई बैंक्स को जो पैसा देते हैं किस रेट के ऊपर दे हुए, वो रेपो रेट है। अब यहां पे जो है आरबीआई ने बोला कि एक तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हम ले लेंगे, फायदा उसका है नहीं कोई, तो फिर थोड़ा सा वेट ही कर लेते भाई, इनका ये कर ही ले दो हाथ, क्या करना है इन्होंने। अब यहां पे देखोगे तो अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल स्टांस है यहां पे। ठीक है, अकोमोडेटिव क्या होता है? अकोमोडेटिव सपोर्टिव, मतलब आप इंटरेस्ट रेट को फॉलो करोगे जिससे ग्रोथ होगी। अब देखो आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई पैसा दे रहा है बैंक को, ये है रेपो रेट, किस रेट पे देगा। अगर रेपो रेट को मैं कम कर दूंगा इट मींस के बैंक जो है अब सस्ता पैसा उठा सकती है। बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक क्या करेंगी, लोन बहुत ज्यादा देंगी। लोन देंगी तो लोगों के पास जो है लोग लोन लेंगे, राइट, उन्होंने नया काम शुरू करना है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो अभी इसलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं। अब यहां पे टर्म है कुछ अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव मतलब आप ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हो और आप हो सकता है इंटरेस्ट रेट को कम करो। लेकिन अगर आप देखोगे एक डॉविश, डॉविश भी वैसा ही है। डॉविश इज अ टोन, आरबीआई गवर्नर ने बोल दिया, वो उसकी बातों से लग रहा है कि वो जॉब क्रिएशन बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जरूरी है, इस तरह से वो बोल रहा है। आप कहोगे डॉविश, जब वो पॉलिसी के अंदर वाक्य में चेंज कर देगा आप बोलोगे अकोमोडेटिव पॉलिसी। हॉकिश क्या है? अग्रेसिव। ठीक है, यहां पे क्या है, इन्फ्लेशन को फाइट करना। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है, आप फाइट इन्फ्लेशन करो, बढ़ा दो भाई है ना, रेपो रेट बढ़ा दो, न्यूट्रल है ना, या फिर जो है जो हम रहते हैं, आपको पता है वर्ल्ड लेवल की पॉलिसीज के अंदर अभी ईरान और उसमें हम न्यूट्रली बैठे हुए हैं, तो वो है। ठीक है, चलो, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे रिजर्व मनी, यहां पे ग्राफ देखो क्या दिख रहा है, ये जो है रेड M0, ये कितना हुआ, डिक्रीज हुआ। उसी के साथ साथ क्या हुआ, CRR एडजस्टेड M0 जो है वो बढ़ गया। ये कैसे हो गया? रिजर्व मनी का फॉर्मूला क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंकर का जो है, बैंक्स का जो आरबीआई के पास क्या डिपॉजिट है, एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब हुआ क्या, CRR कट कर दिया। CRR बेसिकली क्या है कि बैंक जो है आरबीआई के पास कितना पैसा रखेगी। ठीक है, अब मान लीजिए आरबीआई यहां पे बैठा है। ठीक है, बैंक ने बोला, आरबीआई ने बोला कि ठीक है, पहले तुम्हारे पास 100 रुपए है, बैंक को कहती कि ठीक है। अब उन्होंने पहले बोला था कि तुम 100 रुपए में से 4 रुपए मेरे पास रखो और तुम्हारे पास कितने बचे, 96, उससे जो है जो भी काम करना है कर लो, लोन देना है जो भी करना। अब उन्होंने बोला 4 रुपए छोड़ो यार, 4 रुपए नहीं, तुम 3 रुपए रखो और तुम 97 का कुछ कर लो। अब आपको पता लग रहा है कि आरबीआई के पास पैसा कम यहां पे रख रहे हैं। CRR जब जो है 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% कम किया, उसकी वजह से क्या होगा, रिजर्व मनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ सकता है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई ये डिक्रीज हो गया, पहले 4 रुपए था अब 3 रुपए, ये डिक्रीज हो गया। जब ये डिक्रीज हुआ तो ये फॉल कर गया। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ, अब आप एक साइड तो देख रहे हो कि आरबीआई के पास पैसा कम गया, लेकिन वो पैसा गया किसके पास, बैंक के पास। पहले 96 था अब 97, तो बैंक ने यहां पे क्या किया, लोन देने शुरू कर दिए। ठीक है, कम इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि बैंक को भी अगर आप देखोगे ऊपर से कम इंटरेस्ट मिल रहा है, आगे भी कम इंटरेस्ट कर देती है, कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन देने स्टार्ट कर दिए। अब लोन देने स्टार्ट कर दिए तो लोगों ने लिए, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गई, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ये जो CRR एडजस्टेड M0 है, जब CRR को के हिसाब से जो पैसा बैंकों के पास ज्यादा आया, उन्होंने ज्यादा लोगों को दिया तो ये बढ़ गया। ठीक होगी बात। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पे M3 डेफिनेटली फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ओके। GNP बैंकों का हिसाब देख लेते हैं यार। देखो अभी क्या है कि मान लीजिए बैंक ने कोई लोन दिया, अब वो हो गया बैड लोन। जब बैड लोन हो गया तो इट मींस के यानी कि NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक ने लोन दिए, बहुत से लोन दिए, अब क्या होगा, 90 दिन हो गए, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, यानी तुम कौन सा दे, जहां तुम चले गए ओ मालिया। ठीक है, ओके। अब यहां पे ना प्रिंसिपल आया ना इंटरेस्ट आया, 90 दिन हो गए।
ठीक है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब बैंकों के पास टोटल बैड लोन, अगर आप देखोगे जो टोटल लोन की परसेंटेज का हिसाब हम लगा ले, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं टोटल लोन की, जैसे बैड लोन कितना है डिवाइडेड बाय टोटल लोन इनटू 100, तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे बैड लोन की कितनी है ना, ग्रॉस एनपीए की, राइट। पहले 11.2, अब कितना 2.2, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, बैड लोन जो है खत्म हो रहे, राइट। अब एनपीए, नेट एनपीए क्या है, यहां पे देखो ये कितना है, ये बहुत कम है। अब मान लीजिए यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया कि जीएनपीए जो है बैंक का ज्यादा है, एनएनपीए कम है, तो इसका क्या मतलब है बताओ भाई, नीचे ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब यहां पे देखो बैंक क्या करती है, बैंक को छोड़ो, मैं ये कहता हूं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो देखो पहले तो क्या है कि घर में अपने पास कुछ एसेट पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ गोल्ड होगा, कुछ लैंड होगी, या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये पड़ा हुआ है, ये हमने रख दिया कि ये हमारी जो है कैपिटल है प्रिजर्व। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल कुछ कमाया, दूसरे साल, तीसरे साल, इनमें से जो आया प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा मैंने साइड पे रख लिया। क्यों? क्योंकि बिजनेस का कोई भरोसा नहीं कि मान लीजिए चौथे साल मुझे लॉस हो गया, तो ये प्रॉफिट जो है पहले मैं यूज करूंगा। तो फर्स्ट डिफेंस कौन सा, ये। अब मान लीजिए कोविड जैसी त्रासदी आ गई, तो फिर अपने पास ये, तो ये जितनी कैपिटल मेरे पास होगी उतना अच्छा है, शॉक अब्जॉर्बर। तो यहां पे क्या किया, बैंक भी ऐसा करता है। बैंक ने क्या किया, जैसे मान लीजिए लोन दिए, बहुत से लोन दिए, अब लोन चलते जा रहे हैं, अब कुछ लोन वापस नहीं आ रहे, बैंक के कान खड़े हो गए, कुछ प्रॉफिट यहां पे साइड में रख लिया, जो अर्न किया था उसमें से एक हिस्सा साइड में रख लिया। दिस इज नोन एज प्रोविजन। ये भी प्रॉफिट से आया। मान लीजिए बैंक को 80 रुपए लॉस हो जाता है, बैंक कहते हैं 80 रुपए लॉस हो गया, लेकिन उससे पिछले साल या उससे पहले हमने प्रॉफिट भी तो कमाया था, लेट्स से कि हमने 40 रुपए प्रॉफिट बनाया था, तो नेट लॉस कितना हुआ आपको, हो गया 80 माइनस 40 रुपए। अब यही बैंक ने किया, बैंक ये कहती है कि भाई जीएनपीए जो है हमारा ठीक है ज्यादा, हम क्या करेंगे, जीएनपीए जो है ठीक है उसमें से प्रोविजन, इसको क्या बोलते हैं प्रोविजन माइनस कर दो एनपीए, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहते हो, फिर क्या आएगा, जीएनपीए माइनस प्रोविजन डिवाइडेड बाय, अगर हम टोटल लोन माइनस प्रोविजन, ठीक है ना, इनटू 100, ओके। तो ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्रोविजन क्या होता है कि आपने कितना रखा, अब ये तो इतना यहां तक हो गया। अब क्या है कि कैपिटल स्ट्रेंथ कितनी है, देखो नॉर्मली 8-9%, 10% इसके आसपास होती है, तो यहां पे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये तो और बढ़िया बात है, राइट। CRAR, अब इसमें क्या होता है कि टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, टोटल कैपिटल भी Tier 1 Tier 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट होता है। इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि आपने जो लोन दिया है उसमें कितना रिस्क है, ठीक है। अगर मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बताऊं, टोटल कैपिटल, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से चेंज क्या होगा, लेट्स से कि आपने जो है जो इसमें गवर्नमेंट को लोन दिया 100 रुपए, इसमें हम मान लेते हैं गवर्नमेंट तो वापस कर देगी, 0% रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पर्सनल लोन दिया, पर्सनल लोन मान लीजिए आपने 500 रुपए पर्सनल लोन दिया, इसमें 100% रिस्क है, वापस नहीं आ सकता, तो इसमें 500 यहां पे आ जाएगा। सपोज करो कि आपकी जो कैपिटल है, ठीक है, लेट्स से इसको छोटा कर देते हैं, 100 रुपए फिक्स्ड, तो पहले केस में आपने क्या किया, गोल्ड लोन दे दिया, ठीक है, गोल्ड लोन के अंदर मान लीजिए आपने 100 रुपए गोल्ड लोन दिया, इसमें 20% रिस्क है मान लेते हैं, तो ये कितना हुआ, 20 रुपए जुड़ गए। आपने गवर्नमेंट को लोन दिया, उसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। आपने पर्सनल लोन दिया, लेट्स से कि आपने पर्सनल लोन भी 20 रुपए दिया, इसमें 100% रिस्क है, तो 20 के 20 जुड़ेंगे, तो ये पर्सनल लोन के आ रहे हैं, ये गोल्ड लोन के आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट लोन के आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखोगे, आप बोलोगे 100 डिवाइडेड बाय 40, अराउंड आ गया 2.5। लेकिन अब मान लो आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं रिस्की गेम खेलूंगा, मैं पर्सनल लोन जो है वो ज्यादा दूंगा। आपने यहां पे गवर्नमेंट लोन और ये तीनों के तीनों अपने पर्सनल लोन दे दिए। जब तीनों के तीनों अपने पर्सनल लोन दिए, लेट्स से 100 रुपए, तो ये सारे के सारे 100 ही जुड़ेंगे, ये पूरे जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपका CRRA कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी आपके पास कैपिटल स्ट्रेंथ है, उसकी कितनी परसेंटेज है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को मान लो यहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, तो आपके पास ओवरऑल कैपिटल स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो अगर मैं जनरल भाषा में कहूं तो पहले आता है प्रोविजन, उसके बाद आता है CRAR, ठीक है, ओके। तो अभी हमारे पास बहुत है, ये बहुत बढ़िया है। RRB की परफॉर्मेंस देखो,
अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने इसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर दी है, गवर्नमेंट सब कुछ इंप्रूव करती जा रही है। अब देखो गवर्नमेंट कहते हैं कि यार इतनी ज्यादा आरआरबी है, छोड़ो इसको, 1 स्टेट 1 आरआरबी करो, मतलब पहले 196 अब 28। तो इसमें क्या है कि मैनेज करना इजी है, खर्चे कम हो रहे हैं। दूसरी बात है जो बड़ी बड़ी बैंकें जो टैक्स सिस्टम यूज करती हैं, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, उसको यूज किया, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी देखो, यहां पे 7600 करोड़ 24 में, 25 में 68, तो 25 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। उसका रीजन था कि इन्होंने पेंशन स्कीम जो है रेट्रोस्पेक्टिव लागू की। देखो पेंशन स्कीम जो है अगर हम देखें 2018 के आसपास इन्होंने स्टार्ट की थी, जो एसबीआई वगैरह ये तो अपनी दे रही थी, तो इसने 2018 से स्टार्ट कर दी। वो कहते हैं जो पहले वाले हैं उनको क्या दोगे, तो जो पहले ऑलरेडी हैं तो उनको भी पेंशन लगनी चाहिए, तो 1993 से इन्होंने स्टार्ट की, अब उसका पैसा तो देना पड़ेगा। तो फिर जो है आरबीआई ने बोला कि चलो ठीक है, तुम 2025 से लेकर 30 के बीच बीच में पैसा इनका चुका दो। तो इनको कुछ लिमिट भी मिली, लेकिन जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह बाकी सारी चीजों के ऊपर खर्चा बढ़ गया, ठीक है। एक और इसमें है, अब देखो जीएनपीए रिडक्शन इन्होंने भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। चलो अब यहाँ पे एक जो है आरबीआई एक और यहाँ पे होगा, हाँ ठीक है, नहीं सही, ओके। आरबीआई ने बोला कि एआई का फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। अभी आरबीआई ये बोल रहा है सिंपल कि ओनली 21% जो है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप कर रहे हैं एआई। तो ये बिग बैंक है, उनके पास पैसा है भाई, है ना, छोटी के पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की लेके लैक है एंड बाकी लो बजट है, पैसा इतना है ही नहीं। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला यहाँ पे कि भाई उनकी हेल्प करते हैं, एंड देन 7 सूत्रा भी दिए, गाइडिंग प्रिंसिपल बेसिकली आरबीआई ने इशू किए। ट्रस्ट होना चाहिए, पीपल फर्स्ट होना चाहिए, इनोवेशन के ऊपर फोकस करना है, एआई का यूज इनकरेज करो, फेयरनेस सिक्योरिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, है ना, देन सेफ्टी रेजिलियंस। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे बताया, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। एआई फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई है क्या, ठीक है। वो पूछ सकता है कि एआई फ्री एआई रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई किसका है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। डिटेल में आया तो थोड़ा सा वो यहाँ पे इन मुद्दों को टच कर सकता है। माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे फाइनेंस की बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस होता है कोलेटरल फ्री लोन, ठीक है। एंड आपकी जो इनकम है वो अप टू 3 लाख पर एनम हो, ठीक है, उन लोगों को, ठीक है। ऐसे हाउस होल्ड जिनकी जो इनकम है 3 लाख पर एनम उससे कम है, उनको जो क्रेडिट फ्री लोन देते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के अंदर डेफिनेटली वुमेन बहुत ज्यादा है, रूरल एरिया के ऊपर फोकस किया गया है। अगर आप यहां पे मेजर देखोगे ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, इन्होंने जो है बाजी मारी है। कौन दे रहा ज्यादा, बैंक्स के अंदर 32, स्मॉल जो है सॉरी एनबीएफसी एमएफआई 39, बैंक्स 32, स्मॉल फाइनेंस बैंक 16। तो ये आपको 2-3 ऊपर वाले याद होने चाहिए, ठीक है जी, ओके। अब यहां पे क्या हुआ कि थोड़ा सा यहां पे माइक्रो फाइनेंस ने सेक्टर ने थोड़ा सा रिवर्सल ग्रोथ का देखा। इसका रीजन क्या था, चलो यहां पे बताता हूं। देखिए कोविड के टाइम पे तो कुछ इन्होंने लिया नहीं, जैसे ही कोविड खत्म हुआ, आफ्टर कोविड क्या हुआ कि भाई इन्होंने भर भर के जो है लोन लेने लगे। इंसान है ना अंदर से कभी, ठीक है, क्योंकि एक तो देखो वैसे ही मार पड़ गई कोविड की, उसके बाद इससे भी लोन ले लिया, उससे भी ले लिया, एक ही बंदा लेता जा रहा है मल्टीपल लोन, और वो भी देते जा रहे हैं, भाई ले लो आज ही दिन है। तो अब इसके चक्कर में क्या हुआ कि भाई उसने अपनी औकात से ज्यादा ले लिया उसको पता नहीं चला कब बार हो गया, वो छोटा विजय माल्या बन गया। अब क्या हुआ कि वो वापस कैसे करे। अच्छा, जो लेंडर थे वो आगे किसको देंगे, है ही नहीं पैसा, ठीक है। फिर और दूसरा वो ध्यान भी रखने लगे, यार पहले नहीं वापस आ रहे, अब थोड़ा सा कंट्रोल करो, जिसकी वजह से यहां पे ग्रोथ में जो है फॉल आया, ठीक होगी बात। अब आरबीआई देख रहा है, उसने क्या किया, उसने एनबीएफसी एमएफआई को बोला कि तुम 75% माइक्रो फाइनेंस देते जो कोलेटरल फ्री है, रिस्क ज्यादा है, तुम 60% कर दो। तो मतलब पहले वो 25% को और जगह पे कर रहा था, अब उसके पास ऑप्शन क्या 40%, तो वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये काम किया गया लेस रिस्की के अंदर, अब 40% वो डाल देगा। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, कितने लोग हैं सिटीजन है ना, आती ना क्या आप भी हो सिटीजन, तो ये सिटीजन है। अर्लियर ट्रेंड क्या है, देखो पहले लोग कहते थे बैंक में डालो, एफडी बनाओ, गोल्ड, रियल स्टेट। आज भी अगर आप देखोगे आपके पेरेंट्स, बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पेरेंट्स सब मानते हैं, मेरे तो नहीं मानते भाई, ठीक है। नया ट्रेंड क्या है, पहले ये था कि लो रिस्क को बस थोड़ा थोड़ा रिटर्न आता रहे, माहौल ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, लो रिस्क नहीं, हाई रिस्क होगा, हाई रिवॉर्ड होगा। तो लोग जो है मूव कर रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब खुद ही आप अकाउंट खोला डीमैट और खुद इन्वेस्ट कर दिया, या फिर इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड, वहां पे मैनेजर उनको मैनेज कर रहा है, म्यूचुअल फंड लगा दिया, सिप लगा दी, वो काम कर रहा है।
अब यहां पे देखो, ये डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे दिया, उसके अंदर ये बताया इक्विटी ऑनरशिप इंक्रीज हुई है, समझ गए, 11% से 18% के आसपास आ गई। सीपीजन भी बढ़े, म्यूचुअल फंड ये भी हर मंथ। तो हमारी मार्केट क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि एक तो होता था कि मान लीजिए कंपनी उसकी ग्रोथ के हिसाब से वो चल रहा है ना, उसका ग्राफ। अब ऐसा कुछ वो बहुत अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ, बहुत सी ऐसी कंपनी थी जिसमें मिसमैच हो गया, मतलब कंपनी इतनी ग्रो नहीं कर रही, सीपीजन पैसा डालते जा रहे हैं कि भाई आज ही उठा देंगे, मार्केट कहते हैं मैं नीचे आऊंगी, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, हम कहते हैं ऐसे कैसे, हम तुझे उठा लेंगे, ठीक है, हमने इधर से पैसा डालते जा रहे, वो मार्केट ऊपर वो नीचे नहीं आ रही। अब उसकी वजह से क्या, अब परफॉर्मेंस इधर रहेगी, वो ऊपर घूम रही है, तो बबल जिसको बोल। तो ये बेसिकली इंडिया के अंदर रिसेंट टाइम में काफी देखा गया कि भाई अगर जो रियल उसकी टर्म के अंदर आ जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। देन यहां पे डायरेक्ट मतलब स्टॉक के अंदर इसमें भी इंक्रीज हुआ, इनडायरेक्ट सीपीजन बहुत बड़े हैं, हालांकि अगर हम शेयर की बात करें तो डायरेक्ट का भी ज्यादा है, बट सीपीजन बहुत बढ़ गए रिसेंट टाइम में। डिपॉजिट जो लोग करते थे बैंक के अंदर वो 58% थे, अब वो कम हो गए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते लोग। यहां पे देखोगे, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अगर हम टोटल एसेट देखें तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2025 है ना, 19 है, तो इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है भाई डिपॉजिट कम हो रहे, ठीक है जी। तो यहां पे डिपॉजिट का शेयर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। जो नई सेविंग आ रही है वो कहां पे लोगों का पैसा जा रहा है, उसके अंदर भी आप देखोगे तो यहां पे डिपॉजिट देखो कितना था, आप देखो कितना कम रह गया, ठीक है। और जो शेयर एंड म्यूचुअल फंड में देखो 1.8, अब ये देखो 15.2, तो ये बढ़ गया, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पेंडेमिक के बाद जो है शिफ्ट हुआ, ये सारा लोगों का ध्यान गया क्योंकि उस टाइम पे बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, 2-3 गुना पैसे हो गए, तो भाई लोगों को लगा कि यार ये तो बात ठीक है ना, करना चाहिए। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर ने क्या कर दिया हमारा, चलो देख लेते। अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो लाइफ एंड नॉन लाइफ दोनों के अंदर आप कंपैरिजन देखोगे तो लाइफ तो बहुत आगे, ठीक है। प्रीमियम इनकम हमारी बड़ी है, लाइफ इंश्योरेंस का जो है 91% जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट में है। मान लीजिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके पास पैसा आ रहा है तो वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या है AUM, ठीक है। अब उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है, लाइफ इंश्योरेंस डोमिनेट, 75% प्रीमियम जो है इसमें आ रहा है। रीजन मतलब लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म भी ये काम चलता है लोगों का भी, हाँ नॉर्मली क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस तो साल के साल चलता है, तो ये लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टमेंट का ये पार्ट ज्यादा बनता है। अगर आप यहां पे देखोगे बिग शिफ्ट हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस में, कोविड के बाद लोगों को समझ आया कि यार हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, मोटर इंश्योरेंस से ज्यादा बड़ा बन गया ये। लेकिन अब यहां पे दिक्कत अभी भी है, एजेंट इंटरमीडियरी मतलब हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कमीशन मार्केटिंग, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से अभी भी दिक्कत है। पैराडॉक्स इसमें क्या है, इंश्योरेंस डेंसिटी बढ़ रही है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हो रही है। इंश्योरेंस डेंसिटी बढ़ रही है मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए पहले इंडिविजुअल जो लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, जिनके पास इंश्योरेंस है, उनसे और ज्यादा पैसे ले रहे। लेट्स से उन्होंने 5 लाख की कोई पॉलिसी ली थी, अब 10 लाख की कर दी, ठीक हो गया, बट पेनिट्रेशन कम हो रही है। पेनिट्रेशन का मतलब कम क्या है कि हम जो है उसको वाइड नहीं कर पा रहे। मान लीजिए पहले 100 लोग थे मे बी हो, अब जो है 105 110 इतने लोग ही हैं जुड़े हुए, हम उसको नए लोग नहीं जोड़ पा रहे, समझ रहे हो। प्रीमियम बढ़ रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, उन्हीं से हम निकाल रहे। पहले 5 लाख निकालते थे, पॉलिसी ले ली, अब 10 लाख की कर ली, किसी ने 15 की कर ली, उन्हीं से लेते आ रहे हैं, तो डेंसिटी तो बढ़ रही है, बट जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है मतलब नए लोग नहीं जुड़ रहे, समझ रहे हो। तो ये एक मेजर कारण है, ठीक है, कि जिसकी वजह से, क्योंकि अब नए लोग जुड़ेंगे तो बहुत ज्यादा प्रीमियम आएगा, तभी जाके आगे ग्रोथ होगी, अदरवाइज यहां पे एक मेजर दिक्कत है, ठीक है जी। ओके, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक को देख लो क्विकली, इसके अंदर हम बात करते हैं। फ्रेंड शोरिंग एक टर्म उन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया है कि पॉलिटिकल फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो आपस में ट्रेड करना चाहते हैं। अब ये ऐसे हम जज नहीं कर सकते, इसका क्राइटेरिया है भाई, ऐसे नहीं आप कह सकते हो। इसमें फ्रेंड शोरिंग इंडेक्स होता है, इंडेक्स के अंदर क्या, इंडेक्स में यहां पे क्या है कि हम ये देखते हैं कि यूएन के अंदर उन्होंने वोटिंग कैसे की है। ह्यूमन राइट का मान लीजिए मुद्दा आ गया, तो दोनों ने क्या, 2 कंट्री हैं, उन्होंने सेम मुद्दे पे सेम एक जैसी वोटिंग की है। फिर उसके बाद इनकी आपस में भी क्या डीलिंग बढ़ी है, क्या ये आपस में ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ जान के फिर हम बोलते हैं कि ये फ्रेंड्स हैं और ये यहाँ पे जो है
शिफ्ट कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं जो है अलाइज के ऊपर या उसके ऊपर भरोसा रख रहे हैं कि भाई अभी क्या होता है कि माहौल खराब हो गया तो जो फ्रेंड कंट्री है वो तब भी हमें सप्लाई करती रहती है, इसीलिए फ्रेंड शोरिंग बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा नियर शोरिंग के मतलब जो अपने आसपास की कंट्री है उससे सामान ले लो। अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला देखा, तो जो अगर कोई पास में है आपके, ठीक है, तो अब उससे अगर सामान लोगे तो क्या है कि थोड़ा सा सिक्योर भी रहता है, कम डिस्टेंस पे भी है। अब इसको भी अगर आप देखोगे, इसके लिए भी जो है प्रॉपर जो है नियर शोरिंग के अंदर इंडेक्स आता है। ठीक है, नियर शोरिंग इंडेक्स होता है जो कैलकुलेट करता है वेटेड एवरेज डिस्टेंस। वेटेड एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेट्स से कि आप 500 किलोमीटर कोई आपकी कंट्री है वहां से सामान ले रहे हो, ठीक है। अब दूसरा है लेट्स से कि 10,000 से ले रहे हो, 10,000 किलोमीटर दूर है, सपोज करो इससे 90% ले रहे हो, इससे आपने 10% ही ले रहे हो, तो इनका वेटेज एवरेज निकलेगा। मतलब ऐसे नहीं आप कर सकते 10,000 और प्लस 500 और डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसे नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे 500 किलोमीटर है, लेकिन क्योंकि इससे हम वॉल्यूम बहुत ज्यादा, आप देखोगे कितना ट्रेड बहुत ज्यादा है, तो 90 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 450। इससे 10,000 वाले से जो है आप कितना कर रहे हो 10% डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 1000। तो आपका एवरेज डिस्टेंस जो है आ गया 1450। ठीक है, तो ये है आपका निकलेगा, तो वेटेड एवरेज होगा, अदरवाइज दूसरा नहीं होगा। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट देखो, आप ध्यान से देखना, टोटल इंपोर्ट देखो, टोटल इंपोर्ट तो ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ये बात होगी अपनी। दूसरी बात यहां पे आप ध्यान से देखो, मर्चेंडाइज, मैंने आपको बोला गुड्स के अंदर हमारा भाई थोड़ा सा देखो, यूपीएससी यही चीज पूछता है कि आप गुड्स के अंदर क्या डेफिसिट है। रिसेंट टाइम में वो बोलेगा डिक्रीज, नहीं, रिसेंट टाइम में एक्सपोर्ट जो है गुड्स का हमारा बढ़ा है, ठीक होगी। सर्विस का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन सर्विस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू जो गुड्स देखेंगे नियरली डबल, ये मोर देन डबल होगी। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में देखें सर्विस बढ़ रही है। अब यहां पे आ जाओ, टोटल इंपोर्ट एंड टोटल एक्सपोर्ट, उससे हमारा डेफिसिट निकल आया। अब क्वेश्चन क्या है, मर्चेंडाइज के अंदर हमारा डेफिसिट है, गुड्स के अंदर, सर्विस के अंदर हमारा प्लस है, तो सर्विस की वजह से जो है हमें एक सर्विस जो है एक क्वेश्चन देती है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल डेफिसिट कम रहता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम, 1.1% 2000 में थे, अब 2.2% है। ठीक है, ग्लोबल शेयर जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का है, तो इट मींस के भाई है, आप देखो यार कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और ये शेयर तो बहुत कम है। ठीक है, ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट देख लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट ट्रांसफर। देखो अब इसमें कौन से प्लस है कौन से नेगेटिव आपको ये पता होना चाहिए, तभी जाके फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फिर नहीं आपको कोई परवाह। मर्चेंडाइज गुड्स के अंदर क्या है हमारा डेफिसिट, मैंने आपको ये बताया ऑलरेडी। सर्विसेज के अंदर क्या है हमारा पॉजिटिव, ये भी आपको पता है। रेमिटेंस इसके अंदर तो अपना पॉजिटिव होगा, अपनी जनता ही इतनी है ना, लेकिन इसमें एक चेंज दिखा है। ठीक है, वो हम अभी बात करेंगे क्या है। नेट इनकम, फॉरेन इनकम कंपनीज आगे इंडिया के अंदर इधर से पैसा लेके जा रही हैं, तो ये डेफिसिट है। तो बेसिकली सर्विसेज एंड रेमिटेंस, ये दो चीजें हैं जहां पे हमारा प्लस है। इन दोनों ने हमारी लाज रखी हुई है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, आप देखो 0.8% के आसपास, तो यहां पे इतना है नहीं, इसीलिए बिकॉज ये दोनों ने बचा के रखा है। इसका भी देख रहे हैं रेमिटेंस कितने, इसका ट्रेंड देखोगे तो हाँ बढ़ तो रहे, लेकिन जो चेंज देखा गया वो क्या है 3.5% जीडीपी। ठीक है, रेमिटेंस जो है हमारे एफडीआई से ज्यादा है, ये हमारी टर्म होगी। एफडीआई सबसे ज्यादा किसमें, मैंने आपको बताया सर्विस में, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, ओके, कंट्रीब्यूशन देखो, पहले क्या था कि भाई मिडिल ईस्ट वहां से हमारा ज्यादा रेमिटेंस आता था, लेकिन अभी रिसेंटली चेंज हुआ। सबसे ज्यादा कहां से यार, यूएसए। ठीक है, आप देखो कि यूएसए 27%, दूसरे नंबर पे यूएई, तीसरे नंबर पे यूके, फिर सऊदी अरेबिया। तो आप देखोगे डेवलप नेशन की तरफ, एडवांस इकोनॉमी से अब बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले हमारा लेबर बेस था ज्यादा, अब क्या है स्किल बेस्ड। तो स्किल बेस्ड जो है अपना बढ़ रहा है ना, भाई स्किल वाले लोग गए यूएसए, है ना, तो फिर वहां पे जो है वो बढ़ रहा है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की देख लें बात, तो हमारे पास जितना है जनवरी 2026 में $701 बिलियन के आसपास। अब इसमें हम अपना 11 महीने का इंपोर्ट जो है इसमें निकाल सकते हैं अभी, लेकिन आप क्रूड ऑयल की वैल्यू बढ़ गई, आप समझ लो फिर कम ही होगा, है ना। इकोनॉमिक सर्वे ने उस टाइम पे नहीं अंदाजा लगाया होगा। 94% टोटल जो एक्सटर्नल हमारा कर्जा है वो हम उतार सकते हैं 94% इससे। ठीक है, ओके, कंपोनेंट जरूरी है, कंपोनेंट का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। फॉरेन करेंसी एसेट की बात करें
फॉरेन करेंसी एसेट जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट है, जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, जेन है ना। अभी जैसे मान लीजिए पेट्रो डॉलर का सवाल है कि भाई यूएसए ने वेस्ट एशिया के अंदर क्या सिस्टम क्यों बना, ये सिस्टम बना कि भाई ठीक है तुम जो पेट्रोल वगैरह अपना क्रूड ऑयल बेचो, तुमने डॉलर में पेमेंट देनी है। वो डॉलर अब क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करते हैं यूएस में, तो ये सिस्टम चलता है। अब ईरान ने चैलेंज किया, वो कहता कि नहीं तुम डॉलर में नहीं करोगे, तुम युआन में करोगे। इट मीन्स कि उनके पास डॉलर नहीं आएगा और यूएस इकोनॉमी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट से बहुत चलती है। अभी आज की खबर है आजकल की के यूएई ने बोल दिया कि भाई हमारे पास डॉलर की कमी होगी, या तो कोई स्वैप एग्रीमेंट वगैरह कुछ करो, नहीं तो फिर हम किसी और करेंसी में देखें। तो ये एक बड़ी बात है। तो फॉरेन करेंसी एसेट जो है हमारे लार्जेस्ट है। फिर आ जाता है गोल्ड, फिर आ जाता है एसडीआर, फिर आ जाता है जो आरपी, ठीक है, रिजर्व पोजीशन। अब यहां पे है क्या, एसडीआर क्या है, देखो अगर हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में चले जाएं तो आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया था, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि अगर हम बात करें उस टाइम पे क्या था कि यूएस डॉलर है उसके अंदर ट्रेड करो, एंड यूएस डॉलर का जो वैल्यू थी वो गोल्ड के साथ टाई कर दी कि मतलब अगर आपके पास यूएस डॉलर है, जैसे मान लीजिए अराउंड 35 मेरे ख्याल से डॉलर होंगे, 28 कुछ ग्राम जो है यूएस गोल्ड से लिंक कर दिए गए। अब क्या है, कंट्री को डॉलर चाहिए तो उन्होंने डॉलर मंगाए, डॉलर मांगे। यूएस कहता है मेरे पास गोल्ड बहुत है, उसके हिसाब से जितना गोल्ड है उतने ही मैं डॉलर प्रिंट करूंगा। अब क्या करे, यूएस अगर प्रिंट करता है ज्यादा डॉलर तो मान लीजिए उतना तो उसके पास गोल्ड ही नहीं है। कल को कोई कंट्री आ जाती है कहती है ये लो $35 दे दो मुझे 30 ग्राम गोल्ड, तो फिर वो उससे गोल्ड उसके पास हो, कहता मैं तो कर्जा ही हो जाऊंगा। ये सिस्टम फिर खत्म हो गया। आईएमएफ ने एक पेपर गोल्ड लेके आई, एसडीआर पेपर गोल्ड इसको बोलते थे। इसका सिंपल सिस्टम है, कोई ज्यादा कोई इशू नहीं, बस आपने को ये ध्यान रखना है इट इज नॉट अ करेंसी, ये करेंसी नहीं है, एंड नॉट अ क्लेम ऑन आईएमएफ। आईएमएफ के ऊपर भी कोई क्लेम नहीं है। देखो ये सिस्टम है क्या, आईएमएफ ने सिंपल रखा। आईएमएफ कहता कि देखो एसडीआर जो है इसका जो एसडीआर की वैल्यू 5 मेजर करेंसी के ऊपर रखी, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ कि आईएमएफ ने 2 अकाउंट बना दिए, एक में एलोकेशन कर दी कि एलोकेशन का मतलब आईएमएफ ने दिया, हमें क्रेडिट दिया, तो हम क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे। दूसरा होल्डिंग अकाउंट बना दिया, इसमें इंटरेस्ट कौन देगा, आईएमएफ। ये क्या आप कहोगे सर ये क्या सिस्टम है, देखो सिंपल बताता हूं। बैंक है, आपने बैंक से लोन लिया, आप बोलते 10 लाख का लोन दे दो मुझे, बैंक कहते ठीक है। अब ये लोन किसने दिया, बैंक ने एलोकेट किया आपको, तो इस पे इंटरेस्ट कौन देगा, यू, आप दोगे, इंटरेस्ट दोगे क्योंकि आपने लोन लिया। अब मान लो बैंक के अकाउंट में ही पड़ा है आपका, ठीक है, लोन। अब यहां पे क्या है, आपने बैंक से लोन लिया, ये हो गया। अब दूसरा आपने क्या किया, इसी लोन को उठा लिया और बैंक के अंदर एफडी करवा दी, ये भी बैंक के पास ही पड़ा है। तो आपने 10 लाख लोन लिया और उसको उठा के इधर रख दिया। अब होगा क्या, अब आपने बैंक के पास रखा है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कौन देगा, बैंक देगा क्योंकि बैंक के पास रखा है। यहां पे बैंक ने आपको दिया था तो आप दोगे। इशू हमारे कहां है, ये जो लोन है वो दिया 10% पे उसने, हमें एफडी पे मिल रहा है 5%, तो 5% तो लॉस हो गया भाई, समझ रहे हो। आईएमएफ में ऐसा नहीं है, आईएमएफ ने हमें एसडीआर दिया, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या है, हमने उसको इंटरेस्ट देना है। मान लीजिए हमें जो है 10 रुपए इंटरेस्ट देना, अब वही हमारा एक और अकाउंट क्रिएट कर दिया गया, वो अब ये हमारा क्या है, जस्ट लाइक एफडी हमने रख दिया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कौन देगा, आईएमएफ, वो भी 10 रुपए, तो दोनों इक्वल है, कोई मतलब नेट कोई नहीं देना। ये सिस्टम बनाया क्यों, ये सिस्टम इसलिए बनाया कि मान लीजिए हमें एसडीआर की जरूरत है, ठीक है, तो हम कुछ डॉलर या कोई करेंसी लेनी चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वो हम सेल करना चाहते हैं, वी वांट टू सेल एसडीआर। मान लीजिए जापान ले लेता है तो फिर इंटरेस्ट जापान को मिलेगा, उसको बेनिफिट होगा। अब यहां पे होता है कि कुछ कंट्री अपने आप कहती है कि हाँ किसी ने एसडीआर देने होंगे हम ले लेंगे। कई बार अगर नहीं है कोई तो आईएमएफ जो है फोर्सफुली भी कह सकता है, ठीक है। सिमिलरली जो आपका कोटा क्रिएट किया जाता है, कोटा का जो 25% है वो रिजर्व पोजीशन होता है। इसमें क्या है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जब मर्जी आपको जो जरूरत है इसको निकाल लो, तो ये इसमें थोड़ा सा बेनिफिट है एज कंपेयर टू एसडीआर, ओके, ठीक है। एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी कितना है अपना, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी 20% के आसपास है,
ठीक है। अगर आप देखोगे जो एक्सटर्नल डेट है हमारा वो कम है एज कंपेयर टू जो टोटल, मतलब इंटरनल डेट है बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल डेट कम है, ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर क्या देखें तो यहाँ पे आपको ऑर्डर याद रखना है, सोलर विंड ऑर्डर पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर की न्यूज है 29 जुलाई 2025, ये एक दिन के लिए हमने 51% जो है कंट्री का जो है टोटल रीन्यूएबल से निकाल दिया था, 50% से ऊपर चले गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है 49.83, ठीक है। टेली डेंसिटी, ठीक है, अगर देखो कितने कनेक्शंस और ये सारे हैं, ये कितने हैं 100 में से कितने हो गए 86 के पास है, तो मतलब ये भी ठीक है। अगर आप देखोगे इंटरनेट कनेक्शन वो भी बड़े हैं, ब्रॉडबैंड भी बड़ा है, ठीक है। अर्बन में भी बड़े हैं, रूरल में भी बड़े हैं, तो दोनों में बड़े हैं। मे बी अगर आप यहां से डेटा मुझे लग रहा है आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, रूरल की मुझे परसेंटेज ज्यादा लग रही है, ठीक है, कि ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुई है, एक बार चेक जरूर कर लेना इसको। ओके, ड्रिंकिंग वाटर की बात करें 81% है। अब हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड जो है उनके पास क्लीन टैप वाटर है। अब यूपीएससी पूछती है कि वो 100% हमने कर दिया, बस वही है, एक ही मतलब स्टेटमेंट होती है, उसी को हमने पिक करना होता है। अगर आप यहां पे चलोगे ग्रीनियम, ग्रीनियम क्या है, ग्रीनियम बेसिकली क्या है, ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। देखो इसमें एक सिंपल सी चीज है, ओके, ठीक है। बॉन्ड की बात करते हैं पहले। देखो बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए बॉन्ड इशू किया, गवर्नमेंट कहते हैं ये बॉन्ड ले लो, तो आप चाहते हो आप इन्वेस्टर बनना, तो आप यू कैन बाय, आप बाय करते हो। अब इसकी फेस वैल्यू जो है वो है 100 रुपए। इस पे वो कहता है कि 8% तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, ये इसको कूपन रेट बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि इसका मतलब क्या है, 5 साल की इसकी लाइफ है, इसका मतलब हर एक साल आपको 8%, 8 रुपए मिलेंगे, और 5 साल बाद आपको 100 रुपया जो उसका फेस वैल्यू वो भी मिल जाएगी, ठीक है। 100 रुपये मिल गया एंड देन 8 रुपए हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहां पे आप बोलोगे कि दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। एक चीज ये होती है, अब क्या हुआ कि मान लीजिए सेकेंडरी मार्केट में चले गए, तो ये बॉन्ड की ना डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई कि भाई महंगा हो गया। पहले 100 रुपया था, आप 8% फिक्स्ड अर्न कर रहे थे विच इज 8 रुपीज। अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई, तो ये 120 का मिल रहा है। तो अब भी इस पे 8 रुपए ही, ये जो 8 रुपए मिल रहे थे ना, यही मिलेंगे आपको पर ईयर। यहां पे भी 8 रुपए पर ईयर मिल रहे थे, उसके बाद जो है 100 रुपए, अब भी 8 रुपए मिलेंगे पर ईयर। तो यहां पे जो है 120 का 8 रुपए कितना हो गया, परसेंटेज जो है वो कम होगी, ठीक है, परसेंटेज जो है वो कम होगी, राइट। तो अराउंड अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो कितना बनता है, 8% 6.5 इतना की होगा, मतलब 6.5 के आसपास लगा लो, ठीक है, 120 करें ठीक है। हाँ 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 6.5% के आसपास, 6.5% है। तो यहां पे क्या है, ये है यील्ड। अब देखो पहले कितना था 8%, ठीक है, अब कितना है 6.5। तो ये क्या है, यील्ड के अंदर कमी आ गई। क्यों आ गई, पहले आप 100 रुपए पे 8 रुपए अर्न कर रहे थे, अब आप 120 रुपए पे कर रहे हो। या फिर अगर परसेंटेज वाइज देखना है, पहले आप 100 रुपए पे 8% अर्न कर रहे थे, अब आप 120 पे 8% अर्न कर रहे हो, या फिर आप उसको कम करोगे तो 6.5%, तो यील्ड जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। अब यील्ड जो है उसकी जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस बढ़ता है, इट मींस के बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो यील्ड जो है वो डिक्रीज होती है। ये हो गया पहले नॉर्मल कंसेप्ट। अब आ जाओ ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। मान लीजिए नॉर्मल बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड जो है वो 100 रुपए का बिक रहा है, 8% उस पर फिक्स कूपन रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट है। अब क्या हुआ, इसका मतलब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कितना मिलेगा, 8% इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि आ गया ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड के अंदर उन्होंने बोला कि भाई ठीक है 8% नहीं, हम 100 रुपए का ग्रीन बॉन्ड है, हम 7% देंगे, तो लोग इसको भी लेंगे। आपके मन में आएगा दोनों में से क्या, कौन सा लेंगे सर, आप बोलोगे सर 8% वाला ले लेते हैं, कुछ लोग 7 वाला लेंगे, वो 8 को छोड़ देंगे, वो कहेंगे हमें 8 नहीं चाहिए। रीजन क्या है, उनको पता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है, कोई है ना, कि कोई आपने एनवायरमेंटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है और आप को पैसा चाहिए, तो आपने मार्केट में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च कर दिए।
आपने बोला मैं इसमें 7% ही इंटरेस्ट दे पाऊंगा, आपको सस्ता ही पड़ रहा है, आपको सिर्फ 7% देना है। जो कई लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जरूरी है, चाहे हमें कम परसेंटेज ही मिले कोई दिक्कत नहीं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 8% में नॉर्मल जा रहा था, ये 7 में, दोनों इसमें माइनस कर दो, 1% आपको एक प्रीमियम आप अर्न कर सकते हो अगर आप ग्रीन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, कोई कंपनी है या कुछ भी है। दिस इज नोन एज ग्रीनियम, समझ रहे हो। तो मतलब अगर मान लीजिए मैंने कुछ सपोज करो मैंने बिल्ड करना है, तो मैं अगर मान लीजिए नॉर्मल कुछ बिल्ड करना चाहता हूं तो मैंने बॉन्ड दे दिए आपको, ठीक है, आपको मैं 8% दे रहा हूं, लेकिन अगर मुझे ग्रीन करना है तो मैं 7% दूंगा, आप में से कुछ लोग वो ही ले लेंगे। तो इट मीन्स कि अगर मैं ग्रीन स्टार्ट करूंगा तो मुझे कम पैसा, मुझे सस्ता मार्केट से पैसा मिल सकता है। ये ग्रीनियम अर्न किया जाता है इसीलिए कि ताकि लोग और ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करें, है ना, ग्रीन के ऊपर हम काम करें। सो ये है, यील्ड के अंदर भी आप कंपेयर करोगे तो इस तरह से वो निकल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन को देख लो थोड़ा सा फैक्ट, गवर्नमेंट स्कूल कितने 69%, 50% बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 26% है, 41% को पढ़ा रहे हैं। देखो भाई जो एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट लेनी है, प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है, 2030 तक। ग्रॉस एनरोलमेंट क्या होता है उसके ऊपर देखते हैं। पहले यहाँ पे डेटा देखो अगर आप इनकी रिपोर्ट्स और बहुत सी आती है उसको देखोगे, उसके अंदर हमारी ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट स्कोर है ना, ये काफी ज्यादा है। लेकिन हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमने फाउंडेशनल बना दिया, प्री प्राइमरी टू ग्रेड 2, फिर प्रेपरेटरी बना दिया, फिर मिडिल, उसकी वजह से थोड़ा कम है। अब यहाँ पे पहले GER होता क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट। मान लीजिए कोई एक 5वीं क्लास है, 5वीं क्लास 6 और 5 11, तो सपोज करो 10 से 12 साल का बच्चा उसमें बैठ सकता है। अब क्या हुआ कि लेट्स से कि जो ऑफिशियल एज ग्रुप के बच्चे हैं वो 100 है, ठीक है, कि भाई 10 से 12 में के बीच में 5वीं क्लास में, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे क्लास में बच्चा बैठा है 120, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120% आ गया, 120% GER। ऐसा कैसे हुआ, 120 कैसे बैठ गए सर, जब एक्चुअल एज वाले है ही 100। उसका रीजन क्या है कि ये विदाउट एनी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, यहाँ पे 18 साल का भी बैठा हुआ है, वो कहता है मैं 5वीं पढ़ूंगा, ठीक है, 17 साल का भी बैठा हुआ है, तो एज का कोई फर्क नहीं, तो इसीलिए 100% से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप नेट एनरोलमेंट देखोगे तो यहाँ पे ऑफिशियल एज ही है, मान लीजिए पूरी एज वाले 100 है, ऑफिशियल वाले 80 बैठे हुए हैं, तो ये कितना हो गया 80%, ठीक है। तो यहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ एज है, ग्रॉस के अंदर कोई भी आ जाए किसी भी क्लास का, यहां पे क्या है कि वो उसी ऑफिशियल ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब यहां पे देखो नेट एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें जो है ना, यहां से आसपास आके फिर यहां पे डिक्लाइन हुआ। जो 8th क्लास 8th ग्रेड है वहां से जो है शेयर एनरोलमेंट का कम हो रहा है। अगर आप रूरल एरिया में देखोगे, इशू क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। रूरल एरिया में देखो 54% स्कूल कौन से, प्राइमरी लेवल के, तो वहां पे बच्चे प्राइमरी, तो सेकेंडरी लेवल पे आके ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि स्कूल ही कम है। अर्बन में क्या है, सेकेंडरी लेवल के ऊपर स्कूल ज्यादा है, तो वहां पे सेकेंडरी के अंदर जो है पार्टिसिपेशन ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, और हाँ, रीजन फॉर नॉट, क्यों नहीं स्कूल अटेंड करना, हाउस होल्ड के अंदर हाउस होल्ड इनकम मतलब बना रहे हैं लोग, बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं घर वालों के साथ, वो कह रहे हैं, ठीक है। सप्लीमेंट हाउस होल्ड इनकम 44% वो है। एजुकेशन कुछ कहते हैं नेसेसरी नहीं, 8% ही है, कुछ जो है डोमेस्टिक काम दाम कर लिया उसके अंदर 28% वो आ गई। तो बेसिकली क्या है, सबसे ज्यादा वाला बस ये याद रखना आपने, उतना बहुत है, ठीक है। न्यूट्रिएंट इनटेक भी देख लो, ये नेचुरली है, ऐसा ही होता है ना, हमेशा ऐसा होगा। आप सोचो मुझे, तो एवरेज पर कैपिटा पर डे कैलोरी इनटेक की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अर्बन एरिया के अंदर ज्यादा है, रूरल एरिया में कम है। तो डेफिनेटली अर्बन एरिया फास्ट फूड से लेके ये सारी चीजें, कैलोरी इनटेक तो बढ़ जाती। दूसरी बात, यहां पे अगर आप देखोगे न्यूट्रेंट प्रोटीन इनटेक, जैसे जैसे कोई कंट्री अमीर होती है प्रोटीन इनटेक बढ़ती है। इंडिया में बहुत कम है, हम आलू ही खा रहे हैं, है ना। तो यहां पे देखोगे तो रूरल एरिया में कम है, अर्बन में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये है बस, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज ऑल, क्विकली किया। आप देखो इसका मैंने 2 पार्ट बनाए थे, जिसके अंदर मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है, वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे था कि 1 घंटे के आसपास इसको पूरे को खत्म करूं। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।